हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन की, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। तो इस चैप्टर के अंदर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हो, डिटेल में जानेंगे। और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो आपको इस बुक में ना स्टार्टिंग में बता रखा है पारिस्थितिक तंत्र का कार्य। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पारितंत्र जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है। पारितंत्र का मतलब वो पता होगा, यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर निर्जीव और जीवित जीवित घटक मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और बैलेंस बना कर रह रहे होते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। अब इनके बीच में क्या होता है भाई, आपस में जुड़े रहते हैं, इनके बीच में एक दूसरे का ये भोजन बनते हैं। ठीक है, भोजन बना पाते हैं, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, और पदार्थों का अपघटन होता है। पदार्थों का अपघटन आपको पता होगा, जो पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। कैसे? मान लो कोई प्लांट है वो सड़ गया है, मर गया है, ऐसे कोई एनिमल मर गया है, तो उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, अपघटन कर देते हैं उसका। तो ये सब शामिल होता है पारितंत्र के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का कार्य। समझ आया? अब हमें जब ये सारी प्रक्रिया समझनी है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, तो इनको हम इन चार तरीकों से समझ सकते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ऊर्जा का प्रवाह और उत्पादकता। इन चारों से हम समझ सकते हैं जितनी ही मैंने आपको ऊपर बताई है बातें। पहले हम बात करते हैं जैव भूरासायनिक चक्र की। तो जैव भूरासायनिक चक्र या पोषक चक्र एक चक्रीय मार्ग होता है, यानी कि एक पूरा एक सर्कल कवर करता है, एक साइकिल कवर करता है, जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम के अंदर पोषक तत्व जो है सजीव और निर्जीव घटकों के बीच लगातार घूमते रहते हैं। सजीव यानी पौधे और जानवर, निर्जीव यानी मिट्टी और हवा, है ना। और भी आप तापमान ले सकते हो, अब कुछ भी ले सकते हो, जो आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया था। ठीक है, पिछली सेकंड चैप्टर में। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पोषक तत्व में अवशोषित होते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होते रहते हैं। और जैसे अपघटन होता है, क्योंकि प्लांट है, कोई जानवर है ना, वो मर गया है, तो उसके बाद वो जो पोषक तत्व वापस जो है पर्यावरण में लौट जाता है। फिर वही प्रोसेस चलता रहता है, पूरा पोषक चक्र चलता रहता है ना। तो हम कह सकते हैं जो प्रकृति है इन चक्रों के कारण खुद ही के आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंट नहीं है बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट। अब इस पोषक चक्र को समझने के लिए, जैव भूरासायनिक चक्र को समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक वायुमंडलीय चक्र और एक एडेफिक चक्र। एडेफिक मतलब होता है मिट्टी आधारित चक्र। ठीक है भाई। तो वायुमंडलीय चक्र में हम जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र की बात करेंगे, और एडिफिक में हम नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र की बात हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं वायुमंडलीय चक्र की। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल चक्र की। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसमें होता क्या है देखो, मतलब शॉर्ट में दे रखा आपकी बुक के अंदर, तो हम शॉर्ट में ही जानेंगे। तो जो पौधे हैं वो जड़ों से पानी लेते हैं, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे अपना खाना बनाने के लिए, उनको पानी की जरूरत तो होती ही होती है। तो वो अपनी रूट से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं, और इसे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और शारीरिक क्रियाओं में उपयोग करते हैं अपनी। ठीक है, प्लांट। तो कुछ पानी जो है पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में जाता है। तो पौधों से जो पानी है, कुछ जो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी अगर ज़्यादा हो रहा है प्लांट के अंदर, तो वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर भेज देता है ना, तो हवा में चले जाता है पानी। और सूर्य की गर्मी की सतह, तो सूर्य की गर्मी से क्या होता है, सतह का पानी वो वाष्प बन जाता है और बाद में वर्षा के रूप में वापस आ जाता है। यानी हम कह सकता हूँ कि जो पानी है वो धरती पर जो रहता है, फिर वातावरण में जाता है, और फिर धीरे धीरे वो वापस जो है धरती पर आ जाता है। एक पूरा चक्र चलता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, फिर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब समझ आ जाएगा। आपको पता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, आपको पता है। तो आपके सामने महासागर, आप जल मान लो, समुद्र मान लो, तो यहाँ पर क्या है, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो क्या होगा भाई, वाष्पीकरण हो जाएगा, भाप बन जाएगी। और भाप बनने से क्या होगा, एक टाइम होगा भाई कि धीरे धीरे बादल यहाँ पे बनने लग जाएगा, है ना। और बादल से क्या हो जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी, और वापस जो है भाई पानी वो वर्षा के रूप में अलग अलग जगह पर पहुंच जाएगा, और फिर वापस ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इससे क्या इसे हम क्या बोलते हैं? जल चक्र हम बोलते हैं। आगे चले, आगे हम बात करते हैं कार्बन चक्र की। तो कार्बन चक्र यानी कि CO2 की बात यहाँ पर हो रही है। तो पौधे क्या करते हैं, आपको पता होगा, CO2 का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे पानी का यूज़ भी करते हैं और CO2 का यूज़ भी करते हैं। और किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पौधे CO2 लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो कार्बन से वो क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट वो बनाते हैं। और जानवर इन पौधों को खाकर अपना कार्बन प्राप्त करते हैं। और इंसान कार्बन से बना एक तरह से। ठीक है, आप कुछ भी आप खा रहे हो तो उसमें कार्बन जरूर होता है। तो जानवर भी क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है,
जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ऐसे आपको पता भी होगा। तो जानवर क्या करते हैं, इन पौधों को खाकर कार्बन प्राप्त करते हैं। श्वसन, जीवाश्म ईंधन जलने से और अपघटन से क्या होता है, CO2 फिर से हवा में लौट आती है। देखो CO2 जो हमारे एनवायरनमेंट में जो CO2 थी उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर जो ये प्लांट को कौन खा जाता है भाई, जानवर खा जाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, तो कार्बन प्राप्त करते हैं। अब उनको फिर दूसरा कोई जानवर खा जाता है, ऐसे करके क्या होता है, वो वापस क्या हो जाती है भाई, हवा में मिल जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आ जाती है। और हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उससे भी हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। जीवाश्म ईंधन जलाओगे या अपघटन होगा, ठीक है, अपघटन वही है जिन्होंने जिन्होंने पौधों को खाया है ना, वो कभी ना कभी तो मरेंगे। तो अपघटन से क्या होगा, CO2 फिर से हवा में लौट आती। और समुद्र के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कार्बन देखने को मिलता है। किस फॉर्म में देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ना। तो समुद्री जीवों के कंकाल हो गए और जो मिट्टी है उनमें भी कार्बन के महत्वपूर्ण स्रोत वो होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अंत में क्या होता है, कार्बन फिर से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे जो चक्र ये पूरा घूमता रहता है ना भाई। कार्बन पौधे फिर अवशोषित करते हैं, फिर वो उनको कोई जानवर खा जाएगा, यानी चलता रहता है। आगे चलें तो कार्बन साइकिल आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भाई कार्बन लेते हैं ये, है ना। तो डीके ऑर्गेनिज्म हो गया, इनके अंदर भी कार्बन है। डेड ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर भी कार्बन है। और फॉसिल फ्यूल ये खुद ऑटोमेटिकली कार्बन है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्लांट कभी ना कभी सड़ेगा, है ना, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। पेट्रोलियम भी बन जाता है। ऐसे ये एनिमल मरेगा तो ये भी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टाइम क्या आता है, आपको पता होगा कि हम वैसे जानवर हैं, है ना, और इंसान भी है, और ऐसे प्लांट भी, ये रेस्पिरेशन करता है। प्लांट रात के टाइम CO2 छोड़ता है, और इंसान जब रेस्पिरेशन करता है तो वो CO2 को छोड़ रहा होता है और ऑक्सीजन ले रहा होता है, आपको पता है। तो एनिमल रेस्पिरेशन करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, तो CO2 वापस जो हवा में मिल जाती है। और ऐसे फैक्ट्री में जो धुआं निकलता है वहाँ से भी CO2 निकलते, तो वो भी CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चले जाती। समझ आ गया? तो CO2 वापस प्लांट ऑब्जर्व करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। यानी अपना जो डिगे ऑर्गेनिज्म है इनमें भी कार्बन होता है, धीरे धीरे फिर फॉसिल फ्यूल बनते हैं, है ना। इनको अपना भाई प्लांट भी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है जड़ों वगैरह से। तो ऐसे साइकिल पूरा चलता रहता है, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। तो हमको पता है हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। अब कार्बन कितनी होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है भाई। तो आपको पता है सभी जीव को जीने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करा जाता है ना। पौधे जो है वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उनका वेस्ट होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन जो है लगातार उत्पन्न होता है, उसका उपयोग किया जाता है, फिर से आ, पुनः उत्पन्न वो होता है, और ऐसे जो है पूरा चक्र ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो चक्र मैंने आपके सामने फिर से मतलब कि डायग्राम बना के आपके सामने लगा दी है। जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ना भाई। तो यहाँ पर जो इंसान है रेस्पिरेशन के लिए भाई ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो यहाँ पे CO2 ये छोड़ देगा, है ना। ध्यान से देखो, CO2 का यूज़ करके और H2O का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस यहाँ पर की जाती है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा भाई कौन करेगा, या प्लांट करेगा। और प्लांट यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट छोड़ देगा अपने एनवायरनमेंट में, हवा में, है ना भाई। ध्यान रखना। तो और ये जो C6H12O6 देख रहे हो ना, ये खाना है किसका, प्लांट का। इसी के साथ वो ऑक्सीजन बनाता है। तो इसी के साथ जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कैसे मिल जाती है, वो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में मिल जाती है। समझ आ रही है? ऑक्सीजन चक्र है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एडैफिक पोषक तत्व चक्र की, यानी जो मिट्टी पर आधारित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। ध्यान से समझना भाई, किसी किसी को समझ भी नहीं आता है ये। तो हमें आपको पता है लगभग 79% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे से डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? तो पौधे जो है केवल नाइट्रेट या अमोनियम रूपों का उपयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। कैसे यूज़ कर पाते हैं? नाइट्रोजन का सिंबल ये होता है, ठीक है भाई। तो पौधे नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में यूज़ करते हैं। अमोनियम आप देख सकते हो, अमोनियम ऐसे लिखते हैं और नाइट्रेट को ऐसे लिखा जाता है ना भाई। दूसरे नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो नाइट्रोजन को उपयोग करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र हम बोल रहे होते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र के मुख्य चरण क्या है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने बताया नाइट्रोजन का डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन का हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन का प्रवेश होता है, देन हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को उपयोगी रूप में बदलना, कैसे बदलेंगे? गैर जैविक स्थिरीकरण पहले हम समझते हैं, है ना, यानी भौतिक स्थिरीकरण। यहाँ पर कोई भी जीवित चीज जो है स्थिरीकरण नहीं कर रही है, यानी कि नाइट्रोजन को यूजफुल सब्सटेंस में नहीं बदल रही है, यूजफुल गैस में नहीं बदल रही है। तो बिजली तूफान के दौरान जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट
बना देती है। ये तो हो गया गैर जैविक तरीके से। उद्योग भी जो है रासायनिक खाद यानी नाइट्रोजन उर्वरक बनाए जाते हैं। नहीं, उद्योगों में भी क्या होता है, रासायनिक खाद बनाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन उर्वरक जिसको हम कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं खेती के लिए, उसमें नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, न्यूट्रेंट का काम करता है, जिससे फसल अच्छी हो पाती है। समझ गया, समझ आ गया आपको? तो ये तो हो गया भाई गैर जैविक तौर पर हम क्या कर रहे हैं, स्थिरीकरण कर रहे हैं नाइट्रोजन को यूज करने के लिए। अब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, मतलब कि नाइट्रोजन को यूज करने की जो प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, इसको हम बोलते हैं जैविक स्थिरीकरण। अब ये भी दो प्रकार का होता है, गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। तो गैर सहजीवी आपको पता होगा, जो स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव है ना, तो हवा के नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एनीबीना, नोस्टाक, ठीक है, नोस्टोक। तो ये कुछ आपको जीव याद रखने हैं जो कि क्या है, जो गैर सहजीवी हैं, जो कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूज करने लायक बनाते हैं। आगे चलो, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो अधिकतर जगह पे आपको बताया भी जाता है, इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता, जो गैर सहजीवी होते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के अंदर गांठों, यानी जिनको नोड्यूल बोलते हैं, उसमें रहते हैं और नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, है ना। अब जो जीव की यहाँ पर बात हो, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसको हम राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम राइजोबियम बोलते हैं, जो कि पौधों के जो जड़ है उनकी गांठों में होते हैं। ये नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन को ये ठीक करते हैं। खासकर जो दलहनी फसलें होती है, जैसे मटर, सोयाबीन, बीन्स की, इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी मानी जाती है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। प्रमुख जीव मैंने बताया राइजोबियम, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, जड़ों के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसका यूज कर पाते हैं, है ना। उसको नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको वो यूज कर पाते हैं। अब क्यों जरूरी है, क्यों करना है ऐसा, इन पौधों से क्या होता है, मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन बढ़ती है। किन पौधों से, इन पौधों से, ठीक है। राइजोबियम जो जीव है, ये जो दलहनी फसलें हो गई, मटर, सोयाबीन, बीन्स वगैरह, सबसे अच्छी मानी जाती है। तो राइजोबियम जो जड़ों की गांठों में होती है, तो ये जो है मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन इससे बढ़ जाती है और रासायनिक खाद की जरूरत इससे फिर कम रह जाती है। समझ आ गया भाई आपको? सल्फर चक्र की बात कर लेते हैं। सल्फर चक्र एक अवसादी चक्र है, यानी मिट्टी से रिलेटेड एक चक्र है, जो कि अवसादों से रिलेटेड है ना। आपको अवसाद पता होगा, कोई नदी है, हवा है, कहीं जगह से कंकड़ मिट्टी उठा के लाती है, किसी जगह पर बिखेर देती है, तो उससे अवसाद बन जाता है। चट्टान टूट रही है मान लो, है ना, चट्टान टूटी, उसको दूसरी जगह पे नदी बहा के ले आई, तो वो अवसाद ही तो है, और क्या है। तो अवसादी चक्र है सल्फर एक, यानी कि सल्फर जो है चट्टानों में देखने को मिलता है ना। सल्फर चट्टानों, खनिजों और समुद्री अवसादों में सल्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो सल्फेट को देखो आप, इस तरीके से लिखा जाता है, तो चट्टानों के अंदर, खनिजों के फॉर्म में, या समुद्री अवसाद के अंदर, समुद्र के अंदर डिपॉजिट होते हैं, उनके अंदर जो सल्फर है वो सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। और प्रकृति के अंदर जो सल्फर होता है वो मुख्य रूप से H2S, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, S2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और S4 और 2 यहाँ पे माइनस में, ठीक है। अब ये इसका अपने आप में एक महत्व है भाई, ये 2 माइनस का क्यों लिखा है, इसकी वैलेंसी को शो कर रहा है ना। अब वैलेंसी आपको नहीं पता होगा, हिंदी में इसको संयोजकता बोलते हैं। तो ये कितना, ये किससे रिएक्शन कर सकता है, अब वो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है, उसको आपको आपके बुक में नहीं है ना। तो S4 और 2 माइनस का है, तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट। समझ आ गया? तो प्रकृति में मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे सल्फर के रूप। अब सल्फर के चक्रण के चरण हम देख लेते हैं। तो मिट्टी में घुलनशील जो सल्फेट है, मिट्टी में जो घुलनशील सल्फेट है, वो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, यानी एब्जॉर्ब करा जाता है। और पौधे जो है सल्फर का उपयोग जो है भाई प्रोटीन, विटामिन आदि बनाने में करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, आपके फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पौधे हैं सल्फर का उपयोग प्रोटीन, विटामिन आदि बनाने में किया जाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए करते हैं। भोजन श्रृंखला के माध्यम से सल्फर जानवरों तक पहुंचता है भाई। आपको पता होगा, खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, जो एक जीव दूसरे को खा जाता है, दूसरा जीव तीसरे को खा जाता है, तो एक चैन बन जाती है इससे, है ना। तो भोजन श्रृंखला के माध्यम से सल्फर जानवरों तक पहुंचता है, क्योंकि पौधों को खा जाएंगे जानवर ना, तो पौधों के पास जो सल्फर है वो जानवर के पास पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। तो पौधों जानवरों की मृत्यु या मल से जो सल्फर वापस मिट्टी में आ जाता है ना भाई, क्योंकि जो जानवर के पास सल्फर पहुंच जाता है पौधों के थ्रू, अब जानवर का जो मल है वो मिट्टी, वो डिकम्पोज हो जाता है ना, वो मिट्टी में मिल जाता है। या मान लो खुद ही जानवर मर गया, तो वो सल्फर वापस मिट्टी में आ जाता है ना भाई। वापस जहाँ से निकला था वहीं से पहुंच गया वापस सल्फर, है ना। तो ये देखो अब चक्कर चल रहा है पूरा, जहाँ से निकला था वहीं पे वापस पहुंच जा रही है बात चीजें। उसके बाद बैक्टीरिया की भूमिका की बात करूं, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है भाई, कार्बनिक सल्फर को सल्फेट या H2S में बदलते हैं, है ना भाई। और एरोबिक मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ये समझ लो, ठीक है भाई। तो कार्बनिक सल्फर को ये सल्फेट में या H2S में बदल रहे हैं। अनएरोबिक बैक्टीरिया की बात करूँ तो H2S को तत्व सल्फर में बदलते हैं, यानी H2S को वापिस से सल्फर में
बदल देते हैं। मानव कारण की यहाँ पर एक चीज देखो, जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल कोयला है, जलने से सल्फर डाइऑक्साइड हवा में छोड़ा जाता है या निकलती है। समझ आ गया? तो इस प्रकार से सल्फर यहाँ पर निकल रहा है। फॉस्फोरस चक्र की बात करूं तो फॉस्फोरस चक्र भी एक अवसादी चक्र है ना भाई? जैसे सल्फर चक्र है कैसे फॉस्फोरस भी है। और नाइट्रोजन जिस प्रकार से, है ना, नाइट्रोजन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट होता है फसल के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर यूज कर जाता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही फॉस्फोरस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है। और एक और बच गया जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम, जिसको हम के से दिखाते हैं, ठीक है। इन तीन आपको नाम याद रखने हैं, एनपीके के नाम से ये बहुत फेमस होता है। तो फॉस्फोरस चक्र भी एक अवसादी चक्र है। तो फॉस्फोरस जो है चट्टान और प्राकृतिक भंडारों में पाया जाता है। जीवों में ये डीएनए एटीपी, आपको पता है इंसानों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और सह एंजाइम आदि के लिए आवश्यक होता है क्या? फॉस्फोरस। इतना आपको ध्यान रखना है फॉस्फोरस चक्र के अंदर। अब थोड़ी बात और जान लो बस इसके बारे में। तो फॉस्फोरस चक्र के चरण क्या है? तो पौधे की जड़ें जो है मिट्टी में घुले फॉस्फेट का यूज करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं और खाद्य श्रृंखला द्वारा ही जानवर तक पहुंचता है, सेम सल्फर चक्र के द्वारा। और पौधे जानवरों की मृत्यु या अपघटन या मल से फॉस्फोरस मिट्टी में वापस आ जाता है, जिसका यूज जो है प्लांट वगैरह कर लेते हैं, वापस वो चलता रहता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए क्या, कि जमीन से समुद्र की ओर फॉस्फोरस बहुत तेजी से खो जाता है। जैसे आप जमीन से समुद्र की तरफ जाओगे आपका फॉस्फोरस घटता चले जाएगा। केवल आपका 60,000 टन फॉस्फोरस जो है समुद्री पक्षियों, मछलियों और शैवाल के माध्यम से वापस मिट्टी में पहुंच पाता है। ओनली 6, जितना भी टन है, जितना भी है उसका लगभग जो है 60,000 टन फॉस्फोरस जो समुद्री पक्षियां, मछलियां, शैवाल के माध्यम से वापस मिट्टी में पहुंच पाता है। क्योंकि जब इनका अपघटन होगा या मल त्याग करेंगे तो उस वजह से जो फॉस्फोरस वापस मिट्टी में आ रहा है। और समुद्र में फॉस्फोरस की भारी मात्रा हमेशा के लिए खो जाती, यानी मैं कहूँ तो समुद्र में कम होती है, कहने का मतलब ये है फॉस्फोरस। अब आगे हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, यानी फूड चेन की। तो खाद्य श्रृंखला आपको पता है क्या होता है? ये एक तरह से खाने और खाए जाने वाले जीवों का क्रम होता है कि कौन किसको खाएगा। बट एक्चुअली में ये क्रम हमेशा से डिफाइन नहीं है कि भाई ये वाला इसको ही खाएगा। क्यों? अगर मान लो उसको वो वाला जीव नहीं मिला तो वेट थोड़ी करेगा, वो किसी और को खा जाएगा, वही बात है। तो यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं खाद्य जाल, वो आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली खाद्य श्रृंखला की परिभाषा तो दी जाती है, वो है क्या? तो खाने और खाए जाने वाले जीवों का क्रम, इसमें पौधों से शुरू होकर खाद्य ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है, तो हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला हम बोलते हैं। समझ आ रहा है? आगे चलो भाई। तो खाद्य श्रृंखला कैसे काम करते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होते हैं भाई? उत्पादक होते हैं, यानी पेड़ जो अपने पौधे हो गए, है ना, वो हरे प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये सब क्या प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हरे पौधे यानी CO2, H2O, सूर्य और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, जिसको हम यूज कर पाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल नेम आपको पता होगा क्या होता है? पीछे मैंने आपको बताया था भाई, पीछे आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया था, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 आपको पीछे बताया था। ये क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता है, ठीक है। इसका यूज करके बनता है, इसका यूज करके बनता है CO2 H2O, सूर्य और क्लोरोफिल की मदद से ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और पौधे जो है खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर बनाते हैं, आपको पता होगा। तो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें स्तर होते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवें स्तर तक नहीं जाएगा। एक बार तो खाद्य श्रृंखला तीसरे स्तर तक ही रहती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उसके आगे जा ही नहीं पाती। अब क्यों नहीं जा पाती है वो आपको आगे समझ आएगा भाई। और आपने पिछला चैप्टर समझा है तो आपको समझ भी आ गया होगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो पौधे जो होते हैं, ये जो उत्पादक होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला के पहले स्तर पर आते हैं, इन्हें स्वपोषी हम कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहा। इसके बाद आता है भाई उपभोक्ता। क्या आता है भाई? कंज्यूमर्स, जिनको हम हेटरोट्रोप्स ही बोलते हैं। इनको हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये किसको खाते हैं, है ना, ये किसको खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। जैसे कि अब उपभोक्ता को पता है कंज्यूमर क्या करता है, वो खाने के लिए डिपेंड रहता है दूसरों पे, तो खुद खाना तो बनाते नहीं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो पहले आते हैं भाई यहाँ पे शाकाहारी, दूसरे आते हैं मांसाहारी, और 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 तीसरे पे आता है आपका शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना भाई। देखो, तो शाकाहारी कौन है भाई? जो पौधे खाते हैं, ओनली जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। और या प्राइमरी कंज्यूमर्स भी आप बोल सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी आप बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डा, खरगोश, बकरी है, हिरण है, ये क्या करते हैं? शाकाहारी होते हैं, पौधे ही खाते हैं सारे, है ना। मांसाहारी की बात करो तो ये अन्य जीवों को खा देते हैं। कौन से अन्य जीव भाई? ये टिड्डा, खरगोश, बकरी, है ना, है, इनको खा जाते हैं मांसाहारी। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या है आपके? मेंढक, सांप है, जो कि टिड्डा, खरगोश वगैरह इन सबको जो खाने का काम करते हैं,
ध्यान रखना है। अब बोलोगे मेंढक थोड़ी ना खा जाएगा खरगोश को, तो नहीं खाएगा, मैं कौन सा कह रहा हूँ, है ना। तो मेंढक जो है टिड्डे को खाएगा, समझ रहे हो भाई। ये द्वितीय को भोक्ता में आ जाएगा। उसके बाद तृतीय को भोक्ता चील शेर बाघ आ जाएगा। जितने भी द्वितीय को भोक्ता है उनको कौन खा जाएगा, तृतीय को भोक्ता वाले खा जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। तो खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर आप देख लो भाई, लगभग 4 हो जाते हैं, जिनको इंग्लिश में हम टॉपिक लेवल बोलते हैं। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक यहाँ पर पौधे हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में आ जाते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता छोटे मांसाहारी, छोटे मोटे जो कामकाज कर लेते हैं, आप ये मान के चल लो, ये छोटे मांसाहारी जो छोटे जानवरों का मांस खा लेते हैं। और तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी जो भाई सबको खा जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। अब खाद्य श्रृंखला के ना प्रकार होते हैं, जैसे कि चराई खाद्य श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो जीवित हरे पौधों से शुरू होती है चराई खाद्य श्रृंखला। उदाहरण के लिए घास भूमि का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी जो घास भूमि में चल रही आपकी क्या है खाद्य श्रृंखला। जैसे कि घास को कौन खा जाएगा, टिड्डा खा जाएगा, टिड्डे को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, और सांप को चील खा जाएगी। समझ रहे हो। ये खाद्य श्रृंखला के प्रकार हो जाएंगे, मतलब कि चराई खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। इसमें जो सूर्य का प्रकाश है उसको पौधे यूज करते हैं। और क्योंकि अब जो पौधों के पास जो ऊर्जा आई है वो कहाँ से आई है, वो सूर्य से आई है। और पौधे को कौन खा जाएगा भाई, उपभोक्ता खा जाएगा, पहला वाला खा जाएगा। तो उपभोक्ता के पास ऊर्जा कहाँ से आई है, पौधे से आई है ना भाई। तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास ऊर्जा, प्राथमिक उपभोक्ता को दूसरा द्वितीय उपभोक्ता खा जाएगा। उसके पास ऊर्जा कहाँ से आई, प्राथमिक वाले से। तीसरे के पास कहाँ से आएगी, दूसरे वाले से। बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। स्टार्टिंग में बताया था ना भाई, ये सब चीजें समझनी है तो 4 तरीकों से समझ सकते हो, वही समझ रहे हो। आगे चलो। अब हम बात करते हैं अपरद या डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। डेट्राइट्स भी आप पढ़ सकते हो। तो मृत पौधे जानवरों से शुरू होती है ये। इसमें शामिल कौन कौन से अब घटक होते हैं, इनको आप अपरद भक्षी बोल सकते हो। जैसे कि देखो इनमें अब घटक शामिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंद हो गया। अपरद भक्षी में कीट केचुआ शामिल हो जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहते हैं ऊर्जा के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये मृत पौधे जानवरों से शुरू ही होता है डायरेक्ट। उनको कैसे ऊर्जा की जरूरत, देखो भाई। तो दोनों अब यहाँ पर दोनों खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो चराई और जो डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला एक ही परितंत्र में साथ साथ चलती हैं, पर अलग अलग स्रोतों पर आधारित होती हैं। जैसे कि जो चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक होता है, और दोनों मिलकर पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्र ये पूरा कर रही होती हैं। क्योंकि बिना अब घटक के जो भाई कोई भी जो चक्र है पोषक चक्र वो पूरा हो ही नहीं सकता है। ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि बैक्टीरिया फफूंदियाँ करते हैं, जो भी प्लांट सड़ गया है ना, कोई जानवर मर गया तो उसको या तो डिकम्पोज करते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब खाद्य जाल की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो, तो प्रकृति में केवल एक सीधी खाद्य श्रृंखला नहीं चलती। आप सोच रहे हो भाई यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाई चराई वाली, कि भाई घास जो है उसको टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, फिर चील। अब जरूरी थोड़ी है, मान लो घास को टिड्डे ने खा लिया, है ना। अब टिड्डे को मेंढक ने खा लिया। अब मान लो यहाँ पर सांप गायब है, तो चील किसको खाएगा, किसी ना किसी को तो खाएगा भाई। सांप का वेट तो करेगा ही नहीं, किसी और जीव को खा जाएगा, है ना। मेंढक टिड्डा, मेंढक को मान लो टिड्डा नहीं मिला तो मेंढक किसी को तो खाएगा खाएगा। तो ऐसे क्या होता है भाई, खाद्य श्रृंखला का जगह खाद्य जाल बन जाता है। कैसे बनता है खाद्य जाल, आप देखो अपने आसपास, ये फूड चेन है, ये क्या है, फूड चेन है। ये आपके बगल में दिख रहा है, ये खाद्य जाल है। देख लो, कोई किसी को भी खा ले, कोई किसी को भी खा ले रहा है, या को ध्यान रखना, जैसे खाद्य जाल बनता है। तो प्रकृति में केवल एक सीधी खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, बल्कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेती है। इनको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब यानी खाद्य जाल बोलते हैं। और अगर किसी क्षेत्र में एक प्रजाति कम हो जाए, अगर मान लो कोई स्पीसीज प्रजाति कम हो जाए, दूसरी प्रजाति उसकी जगह लेकर पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हुए, वही बात है ना, एक प्रजाति का थोड़ी वेट करेंगे, दूसरी प्रजाति को ठिकाना लगाते हैं। समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है, पारितंत्र पूरी प्रॉपर चल पाता है, बैलेंस बना रहता है पारितंत्र के अंदर। समझ आ रहा है। आगे चलो, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। मान लो यदि हिरण खत्म हो जाए, हिरण खत्म हो जाए तो घास बहुत बढ़ने लग जाएगी, है ना। और खेतों में फैलकर फसलों का नुकसान तो बहुत होगा। इस वजह से क्या होगा, पारितंत्र बिल्कुल बेकार हो जाएगा, पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। समझ गए हो। तो इस प्रकार से इसलिए क्या होता है कि एक प्रजाति अगर नहीं होती दूसरी उस चीज को खा जाती है। इस वजह से क्या होता है, पारितंत्र चलता रहता है। एक और एग्जाम्पल लो, अगर शीर्ष शिकारी जो है जैसे बाघ है वही ना हो, तो अन्य जीवों की संख्या नियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, कि भाई सब जीव ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे ही उनको खाएगा कौन फिर। तो वही चीजें हैं। तो खाद्य जाल जो होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, वो नेचुरल होती है, वो चलती रहनी चाहिए, जिससे जो है आना जाना सबका चलता रहता है।
इसलिए खाद्य जाल जो है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यानी एक पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बेसिकली क्या है, सूर्य है। जो स्वपोषी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और विषमपोषी जो है वो ऊर्जा जो है पौधों से प्राप्त करते हैं, वो पता है कैसे करते हैं, पीछे मैंने बताया। और सभी जीव जो है कार्य उपापचय के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया। मेटाबॉलिज्म क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या होता है भाई, यहाँ पर एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में तोड़ना, ताकि जितनी हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, डाइजेशन है, हम जब कुछ नहीं कर रहे तब भी वो प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको जो उसके एनर्जी को जो एनर्जी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उपपचय की क्रिया की वजह से मिलती है, मेटाबॉलिज्म की वजह से मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म बनाए रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। समझ आ गया, आगे चलो। ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के आदान प्रदान को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। ऊर्जा एक दिशा में बहती है, जैसे कि सूर्य से पौधों के पास जाएगी, पौधों से शाकाहारी में जाएगी, शाकाहारी से मांसाहारी में जाएगी। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के ना मॉडल है, जैसे कि सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और वाई आकार का एनर्जी फ्लो मॉडल। क्या होता है अभी देखो, समझ आ जाएगा आपको। तो सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल क्या है, जब ऊर्जा एक सीधी खाद्य श्रृंखला में चले, है ना, जैसे मैंने आपको पीछे चराई खाद्य श्रृंखला बताई थी, उसमें जैसे कि देखा आपने, घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा जा रहा है, मेंढक को सांप खा जा रहा है, सांप को चील खा जा रही है। तो यहाँ पे एक सीधी सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है, यानी कि जो एनर्जी है वो सिंगल चैन की तरह सीधे खाद्य श्रृंखला में बह रही है। लेकिन जब वाई आकार का एनर्जी फ्लो मॉडल की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, दो खाद्य श्रृंखला, जैसे कि पौधे आधारित और डिटरस आधारित, मेरे को पीछे बताइए, ये मिलकर वाई आकार बनाते हैं। कैसे, देखो, अगर आपको दे रखा हो इसके अंदर, ये क्या है, वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल, आप देख लो लगभग वाई बन रहा है। ठीक है, ये मान लो डंडा मान लो, और ये क्या हो गया, ये आपका वाई बन गया, है ना भाई, आपको ध्यान रखना है। तो जो नीचे आपको दिख रही है, ये आपकी अप्रद वाली फूड चेन है, और ये आपकी नॉर्मल फूड चेन है, तो बोलते हैं चराई खाद्य श्रृंखला, इंग्लिश में ग्रेजिंग फूड चेन होता है, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अभी वापस आएंगे इस पे, ठीक है, तो आपको समझ आ गया भाई। तो सिंगल चैन ये आपका दो प्रकार की होती है, बता दिया मैंने। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल की बात करूं, सिंगल चैनल चैनल कह रहा हूँ, चैनल कह रहा हूँ, चेन एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल एक सीधी फूड चैन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए चरगा ग्रासलैंड को आप ले सकते हो, जिसमें घास जो है वो उत्पादक हो जाएंगे, शाकाहारी जो है घास खा जाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खा जाते हैं, तो एक सीधी चैन चलती है। ऊर्जा एक दिशा में बहती है इसके अंदर, तो घास से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी सिर से मांसाहारी, ये सीधी है। महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर फूड चेन लंबी होगी ना, तो सिर से मांसाहारी तक ऊर्जा कम पहुंचेगी, सीधी सी बात है। अगर ये मान लो ये और लंबी होती ना, क्या, अपनी फूड चेन खाद्य श्रृंखला, तो सिर से मांसाहारी जो होगा ना, उसके पास ऊर्जा बहुत कम पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि 10% ऊर्जा ही जो है, जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% ही अगले तक पहुंचती है। तो अगर लंबी फूड चेन होती है तो दिक्कत हो जाती है, कम ऊर्जा पहुंचेगी सिर्फ मांसाहारी पर। और अगर फूड चेन छोटी होगी तो सिर्फ पोषक तरह जो होगा ना, सिर्फ मांसाहारी, उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ध्यान रखना। जो सिर्फ मांसाहारी में बैठा होगा ना, वही सोचेगा यार फूड चेन छोटी होनी चाहिए ताकि हमको ज्यादा एनर्जी मिले। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ना, फूड वेब जैसी अधिक जटिल स्थिति को दिखाता है। जो वाई शेप्ड मॉडल है एनर्जी फ्लो का, तो ये फूड वेब जैसी या खाद्य जाल जैसे एक अधिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को दिखाता है। इसमें दो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, बता चुका हूँ, चराई फूड चैन और अपघटक फूड चैन। चराई फूड चैन में पौधे शाकाहारी मांसाहारी होता है, आपको पता है। और अपघटक फूड चैन में क्या होता है, मृत मृत पदार्थ होता है। इसको अपघटन इसका अपघटक करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, और फिर इसका उपभोक्ता यूज कर लेता है। तो दोनों मिलकर के वाई जैसा आकार बनाते हैं, देखो। अब आगे देखो कैसे काम करता है, आपको समझ आ जाएगा, फिर इससे भी समझेंगे हम। तो कैसे काम कर रहा है, तो शाकाहारी को कभी कभी क्या होता है ना, अपरत चैन के शीर्ष परभक्षी भी खा जाते हैं। जो शाकाहारी हैं, क्या बोला मैंने, शाकाहारी को कभी कभी जो अपरद चेन के शीर्ष परभक्षी होते हैं, वे कौन है परभक्षी, देखो जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आपको दे रखा है ना, यहाँ पर आर्ट वर्क दे रखा है ना। तो ये क्या करेगा भाई, शाकाहारी को ये खा जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो जीवों की मृत्यु होने पर क्या होता है, डिकम्पोजर अब घटक द्वारा तोड़े जाते हैं। आपको मैंने बता दिया, किसी जीव की मृत्यु हो गई तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं उन मृत्यु को, जो जीवन को तोड़ देते हैं, और पोषक तत्व फिर से पौधों को मिल जाता है। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दोनों कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जीवों की मृत्यु हो गई, जीवों की मृत्यु हो गई ना, अब यहाँ से चल रही है फूड चैन, तो अब घटक से जो है यहाँ पर जितनी भी ऊर्जा है
है ना। तो वो पौधे के पास चले गए और पौधों से वापस वो किसके पास चले गए, वो यहाँ पर आ गए वापस, वो किसी जानवर शाकाहारी के पास आ गए और शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी के पास। तो ऐसे ना वाई शेप चलती रहती है अपनी। उदाहरण के लिए केचुआ जो कि अपघटक चैन के भाग होते हैं, उन्हें बाज या चील जो है चराई चैन के शीर्ष, चराई खाद्य श्रृंखला उसके शीर्ष शीर्ष शिकारी माने जाते हैं केचुए। जो बाज या चील है वो जो चराई खाद्य श्रृंखला है उसके शीर्ष पर आते हैं। केचुए जो हैं ये अपघटन जो चैन है, जो डेट्रियस अपनी चैन है उसके हिस्से होते हैं, इसलिए मॉडल वाई जैसा दिखता है। यहाँ पर हम समझे केचुए जो है भाई ये आपके अपघटक के पार्ट हैं, ये समझ आ रहा है आपको। और बाज जो है आप बाज चील जो चराई खाद्य श्रृंखला के पार्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो केचुए को कौन खा जा रहा है, ये जो है बाज या चील खा जा रहा है। अब बताओ, इसलिए वाई शेप्ड बन जा रहा है। समझ रहे हो। तो प्लांट है तो कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, हिरण को लोयन खा जा रहा है, तो ग्रेजिंग फूड। ठीक है। अब जो डेड प्लांट मैटर है ना, वो भाई क्या हो जाएगा, डेड लोयन। जैसे देखो लोयन नहीं है, ये मरेगा, डेड लोयन हो गया, हिरण मरा है मान लो। अब इसको डिकम्पोज होगा, टर्माइट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद ये आर्ट वर्क बनेगा, है ना। तो इसी से क्या है डेटर्स फूड चैन बनती है। कहने का मतलब है ये आपस में जुड़ी होती है दोनों। इस तरह से क्या होता है वाई शेप्ड मॉडल बन जाता है। ऊर्जा का प्रवाह देखते हो अब कैसे हो रहा है, समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं उत्पादकता की। तो उत्पादकता की अवधारणा है क्या, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो किसी पौधे द्वारा तैयार की गई कार्बनिक पदार्थ या भोजन की मात्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। तो जब इसे समय की इकाई पर मापा जाए तो उत्पादकता की दर कहते हैं। सही बात है। जब इसको हम समय के कंटेक्स्ट में नाप रहे हैं, समय की इकाई पर माप रहे हैं, तो इसको उत्पादकता की दर बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अपना उत्पादकता के प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध उत्पादकता। तो बात करते हैं इनकी भाई। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, यह पौधों या प्रकाश संश्लेषक जीवों की उत्पादन क्षमता होती है, वो कितना ऊर्जा, कितनी कार्बनिक पदार्थ वो बना पा रहे हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्थिर करने की दर है ये, है ना। जो ऊर्जा उन्होंने सूर्य से प्राप्त करी है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको स्थिर करे उस ऊर्जा को, ताकि वो यूज कर पाए बाद में, है ना। तो कुछ सूक्ष्म जीव भी क्या है, ये प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव आपको याद रखना है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो केमिकली तौर पर खाना बना लेते हैं। अपना प्राथमिक उत्पादकता के दो प्रकार होते हैं, एक अपना सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना। उसके बाद शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होता है। समझ आ रहा है आपको। तो देखो भाई, सकल प्राथमिक उत्पादकता की हम बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम जीपीपी बोलते हैं, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रकाश संश्लेषक जो जीव होते हैं उनके द्वारा कुल खाद्य ऊर्जा उत्पादन की दर को हम क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। ये पौधे की क्लोरोफिल की मात्रा पर निर्भर करती है। क्या, सकल प्राथमिक उत्पादकता। जो प्रकाश संश्लेषक जीव हैं वो कुल खाद्य या ऊर्जा कितना उत्पादन वो कर रहे हैं समय के हिसाब से, यानी कितने टाइम में वो कितना उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा का, है ना भाई। तो इसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। जीपीपी क्या है भाई, प्रति घंटे प्रति ग्राम क्लोरोफिल द्वारा स्थिर की गई CO2 की मात्रा। क्योंकि प्लांट प्लांट क्या करता है, CO2 को वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो प्रति घंटे प्रति ग्राम क्लोरोफिल द्वारा, यानी एक घंटे में एक क्लोरोफिल जो है, 1 ग्राम क्लोरोफिल कितना CO2 को क्या कर रहा है भाई, स्थिर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, जीपीपी। उसके बाद शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो पौधों को अपनी जीवित क्रियाओं श्वसन के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। मैंने बताया आपको, पौधे रात को भाई श्वसन तो कर रहे होते हैं, रात को वो CO2 छोड़ रहे होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ों के पास रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 आपको मिलेगा ना कि ऑक्सीजन मिलेगा रात को। तो इसलिए जीपीपी का कुछ भाग जो है श्वसन में खर्च हो जाता है, जो पीछे आपको बताया ना मैंने आपको जीपीपी, तो उसका कुछ भाग जो है श्वसन में खर्च हो जाता है। तो एनपीपी क्या है भाई, एनपीपी जो बता रहा हूँ शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो आप जब जीपीपी में से माइनस कर दोगे श्वसन में यूज हुई जो ऊर्जा है, आपकी एनपीपी निकल जाएगी। तो ये वह ऊर्जा है जो पौधे के पास वृद्धि और भंडारण के लिए बचती है, उसको हम बोलते हैं एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक उत्पादकता की। वो तो पहले की बात कर रहे थे हम, अब तो सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये उपभोक्ता से संबंधित है, कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित की गई ऊर्जा, तो पौधे से प्लांट के पास ऊर्जा जाए, प्लांट से आप कहाँ पर ऊर्जा जाएगी, कंज्यूमर के पास ऊर्जा जाएगी। तो कंज्यूमर कितना ऊर्जा को स्टोर कर पा रहा है, संग्रहित कर पा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ओरडम है 1971 में यहाँ पर अपनी बुक पब्लिश कर दी, इसमें कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि इस स्तर पर जो है ना उत्पादन की जगह आत्मसात शब्द बेहतर, मतलब कहने का मतलब है इस स्तर पर जो उत्पादन की जगह है ना, आत्मसात वर्ड जो है ज़्यादा यूज होना चाहिए, बेहतर शब्द है।
नहीं एसिमिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का जो है एसिमिलेशन किया जा रहा है कंज्यूमर के थ्रू। और ये जो ऊर्जा है खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता तक आगे बढ़ती है और लास्ट में सबसे कम बचती है, जो भी लास्ट में होगा। समझ आ रहा है आपको। तीसरे की बात करूं जिसका नाम है शुद्ध उत्पादकता, तो उपभोक्ताओं के शरीर में ऊर्जा का वह हिस्सा जो श्वसन या कार्य में उपयोग होने के बाद बचता है, मान लो श्वसन या कार्य में उपयोग होने के बाद जो ऊर्जा बच गई उसको हम बोलेंगे शुद्ध उत्पादकता। इसे बायोमास के रूप में भी मापा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्थिति। तो समस्थिति क्या होता है ये समझ आ जाएगा आपको। देखो, तो होमियोस्टेटिस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको समस्थिति बोलते हैं, नहीं कि समान स्थिति बनाए रखना, उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। इंग्लिश वर्ड है ना भाई। तो क्या होता है समझ आ जाएगा आपको। तो पर्यावरण में ना बदलाव होता रहता है, ये आपको पता है। तो पर्यावरण में बदलाव होने पर भी क्या है, शरीर या पारिस्थितिक तंत्र अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके बावजूद भी शरीर या जो अपना इकोसिस्टम है अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है स्थिर। जैसे जीव अपने जैसे जो जीव है वो अपने शरीर में संतुलन बनाए रखता है। आपको पता होगा हमारा जो इनर टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल बैलेंस रहता है, वो अपना शरीर खुद कर लेता है हमारा, है ना। तो वैसे ही जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो भी खुद को क्या करता है, स्वनियंत्रित सेल्फ रेगुलेटेड रखता है जो भी पर्यावरण बदलाव आते हैं उसके खिलाफ। इसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिर अवस्था बोलते हैं, स्टेडी स्टेट हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। अब जो ओडूम है या ओडम आप कह लो 1971 में कुछ कहता है, क्या कहता है भाई, कि पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा उत्पादन, उपभोग और अपघटन के बीच संतुलन बना रहता है, चाहे बाहर कितना भी चेंजेस आ जाए। अगर ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो दिक्कत होती है। और किसी भी समय उस पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव इस संतुलन का पालन कर रहे होते हैं। तो ये कौन कहता है, ओडुम या ओडम आप कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में ODUM लिखा रहता है तो ओडम पढ़ते हैं अधिकतर जगह, ठीक है इसको। तो आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो यहाँ पर जो है वीडियो आपकी समाप्त होती है, ये आपको समझ आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है, कुछ कमी आपको लगे तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। ये कुछ पर्सनल क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।